हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। क्लास 8th की ज्योग्राफी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं और चैप्टर सेकंड को आज हम पढ़ेंगे, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लैंड, लैंड क्या होता है? देखो, पहले डू यू नो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे देख लेना। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्युपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। ये आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में आ जाएगा, आप घूम जाओगे कि कहाँ से क्वेश्चन दे दिया। क्या बोल रहा है कि 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो दुनिया की 90% पॉपुलेशन है, वो सिर्फ 30% लैंड पे रहती है। भाई अंटार्कटिक में रह लोगे क्या? आर्टिक में रह लोगे क्या? तो 90% पॉपुलेशन कहाँ रहती है? इसका आधा 60 नहीं, इसका भी आधा 30। समझ गए? तो 90% पॉपुलेशन हमारी 30% लैंड एरिया पे रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है। लैंड क्या होता है? लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस। वही चीज़ हमने देखा, 30% कवर करता है। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। और जो छोटे पार्ट्स हैं वहाँ पे रह नहीं सकते हो आप। क्या बोल रहे हैं? द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज। अब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? कि इंडिया में मान लो बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, यूरोप में कम रहते हैं, और नीचे जाओगे तो थोड़ा कम रहता है, अफ्रीका में ज़्यादा रहता है। ऐसा क्यों है? बिकॉज ड्यू टू वेराइड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट, द रग्ड ट्रोफोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, लो लाइंग एरियाज, ठीक है, सस्पेक्टेबल टू वाटर, लॉजिंग, डेजर्ट एरिया, थिक फॉरेस्ट एरियाज आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनहैबिटेड। क्या बोल रहा है भाई? लोग कहाँ रहेंगे? जहाँ पे बढ़िया होगा, प्लेन होगा, नदी होगी, ठीक है, एग्रीकल्चर के सुटेबल होगा, वहीं रहेंगे ना। लोग कहाँ कम रहेंगे? जहाँ पे टोपोग्राफी रग्ड होगी, ठीक है, स्टीप स्लोप्स होंगे, माउंटेन बड़ा ही ऊंचा होगा, ठीक है, पानी की कमी होगी, वहाँ पे लोग क्यों रहेंगे? डेजर्ट होगा, उसके आसपास क्यों रहेंगे? बहुत ज़्यादा फॉरेस्टेड एरिया होगा, वहाँ पे भी क्यों रहेंगे? लैंड यूज, लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। लैंड किसके लिए इस्तेमाल होती है, वो सब चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं। दिस इज कॉमनली नोन एज लैंड यूज। तो लैंड यूज मतलब लैंड को हम अगर अपने काम के लिए, जैसे फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए अगर हम लैंड को यूज़ करें तो उसे लैंड यूज़ कहते हैं। सिंपल। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी। अब लैंड का यूज क्यों होता है? टोपोग्राफी, अच्छी जमीन होनी चाहिए, सॉइल अच्छी होनी चाहिए, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। पानी की जो हमने देखा था ना क्लास 6 जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो चैप्टर 1 में हमने देखा था ना कि पीपल जो लॉन्ग टाइम अगो सेटल हुए थे ऑन द बैंक्स या नियर द बैंक्स ऑफ द रिवर नर्मदा। क्यों नर्मदा के आसपास सेटल हुए? क्योंकि नर्मदा नदी है। गंगा के आसपास क्यों सेटल हो रहे? क्योंकि गंगा नदी है। ब्रह्मपुत्रा के आसपास क्यों सेटल हुए? ब्रह्मपुत्रा नदी थी। इंडस के आसपास क्यों सेटल हुए? इंडस नदी थी। तो नदी के आसपास हमेशा सेटलमेंट होता है। समझ गए? देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ द लैंड यूज पैटर्न। ठीक है, जैसे मान लो पॉपुलेशन अच्छी खासी उस जगह पे, तो लोग रहेंगे, टेक्नोलॉजी वहाँ अच्छी है तो लोग रहेंगे। ठीक है, जैसे आज आप देखो जो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्क होता है इंडिया में, आप देखोगे ज़्यादा भीड़ आपको कहाँ दिखेगी? बैंगलोर में दिख रही है, ठीक है, पुणे में दिख रही है आपको, ठीक है, इन हाईटेक सिटीज़ में। उसके बाद अगर आओगे तो गुड़गांव में दिखेगी। तो इन्हीं सिटीज़ में मेनली क्यों दिख रही है? क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी है। पॉपुलेशन तो हर जगह है, लेकिन पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद देखो, लैंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। देखो, लैंड एक होती है प्राइवेट लैंड, एक होती है कम्युनिटी लैंड। जब आपके पास कोई जमीन है तो उसे प्राइवेट लैंड कहा जाएगा। तो प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल, वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज लाइक कलेक्शन ऑफ फूडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स। द कम्युनिटी लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज आ जाएगा प्रीलिम्स में क्वेश्चन, और क्लासेस के बच्चों आप भी ध्यान रखना। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्या हो गया? जब कोई भी कम्युनिटी लैंड हम यूज करते हैं, कम्युनिटी लैंड में जैसे पार्क हो गया, पार्क क्या कम्युनिटी लैंड या प्राइवेट लैंड है? किसी एक का तो पार्क है नहीं, सबका पार्क है, तो कम्युनिटी लैंड हो गई। ठीक है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, जो लैंड की क्वालिटी होगी वो जगह से जगह डिटरमाइन करती है। पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इन द अर्बन एरियाज एंड टू एक्सपैंड एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज। लोग क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे जमीन को बढ़ा रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, वो सब काम कर रहे हैं। ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन आर जो मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। तो ये दिक्कत होती है एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। लैंड हमारी डिग्रेड होती रहती है, लैंड स्लाइड्स होता है, ठीक है, पहाड़ पहाड़ पे गिरने, पहाड़ जो होते हैं वो गिरने लगते हैं, सॉइल इरोजन होता है, डेजर्टिफिकेशन होने लगता है। अब ये देखो, द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। जैसे एफॉरेस्टेशन, देखो डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है आपको पता होगा, क्लास 6 के बच्चों। डिफॉरेस्टेशन, सॉरी क्लास 8 के बच्चों, डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ काटना। ठीक है, जब आप कटिंग ऑफ ट्रीज, इसको आप क्या बोलते हो? डिफॉरेस्टेशन। और एफॉरेस्टेशन मतलब पता है क्या होता है? प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, जब आप पेड़ लगाते हो तो उसे एफॉरेस्टेशन कहते हैं, और जब पेड़ काटते हो तो उसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। समझ गए? तो एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमिनेशन, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स टू यूज द कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। ठीक है।
लैंडस्लाइड्स क्या होता है? मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। तो ऐसे जब गिरने लगता है पहाड़ से बड़ा बड़ा पत्थर, उसे लैंडस्लाइड्स कहते हैं। ये केस स्टडी है, चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है। मिटिगेशन मैकेनिज्म, ठीक है, मिटिगेशन मतलब किसी चीज़ को कंट्रोल करना। एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैव एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स कॉजेज लैंडस्लाइड्स। ठीक है, इतनी ज़्यादा साइंटिफिक टेक्निक में एडवांसमेंट होगी कि अब हम ये समझ सकते हैं कि जो लैंडस्लाइड है उसके पीछे क्या फैक्टर्स होते हैं, उन्हें कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मिटिगेशन मतलब जैसे कंट्रोल करना, मैनेज करना। सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड्स आर एज फॉलोज। क्या क्या टेक्निक्स हैं? तो देखो, हैजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरिया प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। एक मैपिंग कर दो, ठीक है, जहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते हैं उनको रेड से डॉट कर दो, कुछ ऐसा कर दो। ठीक है। हैंड सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट्स। तो आसपास लोग घर नहीं बना सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। आजकल आप देख रहे हो कि क्या कर रहे हैं हम, एक जो पहाड़ होता है ना उसके मतलब जाली टाइप का बना रहे हैं, पहाड़ के अंदर छेद करके जाली टाइप का बना रहे हैं, कभी लैंडस्लाइड्स हो भी तो वो पत्थर जाली के अंदर ही रहे। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट द लैंडस्लाइड्स। ठीक है, वेजिटेशन कवर बढ़ाना। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑन द लेंस ऑन द रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोस। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। मेंस के पर्सपेक्टिव से आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, प्रीलिम्स में हालांकि इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। अब हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। सॉइल यानी मिट्टी हमारी। देखो, द थिन लेयर ऑफ द ग्रीनी सब्सटेंस कवरिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। क्या बोला है? जो थिन लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जो अर्थ की सरफेस को कवर करती है, जो क्रस्ट को कवर करती है, उसे सॉइल कहते हैं। सॉइल क्या होता है? सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। क्या सॉइल फर्टिलाइजर से बनता है? नहीं, सॉइल नेचुरल होता है। जी सर, ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, मिनरल से बनता है एंड वेदर्ड रॉक से बनता है, फाउंड ऑन द अर्थ। ठीक है, दिस हैपेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल। ठीक है, वेदरिंग क्या होता है? मैंने आपको बोल दिया, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक को हम वेदरिंग कहते हैं। फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, या आप वो नहीं लिखना चाहते तो आप रख सकते हो ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स, डिके ऑफ रॉक्स, इनको हम क्या बोलेंगे? वेदरिंग बोलेंगे। ठीक है, ये आपका रॉक है, ये आपका सॉइल है, और नीचे पूरा अर्थ के अंदर दिखाता है क्या होता है। देखो, टॉप सॉइल होता है, फिर सब सॉइल होता है, फिर वेदर रॉक मटेरियल होता है, फिर पेरेंट रॉक होता है, बड़ा बड़ा पत्थर होता है, पेरेंट रॉक होता है। जो आपके पुल वुल बनते हैं ना, उसके लिए गड्ढा यहाँ तक खोदा जाता है, नीचे तक। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा है कि इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। सालों लग 100 सालों लग जाते हैं कम से कम 1 सेंटीमीटर सॉइल बनाने के लिए। 1 सेंटीमीटर मतलब तो पता है कितना हुआ? आपकी स्केल होती है ना, 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है, 1 सेंटीमीटर को जितना सा हुआ। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन होता कैसे भैया? 100 साल लगते हैं तो हमें पता चल गया ये कैसे फॉर्म होता है। तो देखो, जो मेजर फैक्टर्स है सॉइल फॉर्मेशन के वो क्या है? नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड द टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ऑल दीज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखो, सॉइल कैसे फॉर्म होता है ये नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हम यहाँ समझाते हैं। सबसे पहला है आपका क्लाइमेट। देखो, सॉइल जब भी टेम्परेचर अच्छा खासा होगा, बारिश ठीक ठाक उसे मिलेगी, तो क्या होगा? सॉइल जल्दी फॉर्म होगा। तो क्लाइमेट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिल्कुल है। टाइम, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है ना। जैसे मैं बोलूँ कि आज आप क्लास 8th में पढ़ रहे हो, मैं बोलूँ जल्दी पढ़ के नौकरी पालो, तो एकदम से थोड़ी पाओगे, टाइम लगेगा ना हर चीज़ को। तो टाइम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिल्कुल है। इसके बाद है फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। भाई, जो सॉइल है, सॉइल में कुछ कीड़े होते हैं, ठीक है, जो इसको बढ़िया से फर्टिलाइज करते हैं। इसमें कोई और गंदगी होती है उसे खा जाते हैं, तो उनका भी होना ज़रूरी है, तभी और अच्छे जल्दी सॉइल फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद रिलीफ। रिलीफ मतलब क्या है? कि आपका स्लोप पे है या प्लेन पे है, वो भी डिपेंड करता है। पेरेंट रॉक क्या है? ठीक है, जो आपका सॉइल के नीचे रॉक है वो कौन सा रॉक है, उसका कलर क्या है, कॉम्पोजिशन के हिसाब से, ये सब चीज़ें जो है सॉइल के लिए मैटर करती हैं। ठीक है, इसको पता है मैं कैसे याद किया था? आगे के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट, जो क्लास 11th में या जो सिविल सर्विसेज के लिए, पोटैटो करके याद रख सकते हो। ठीक है, पोटैटो से क्या हो गया? पी से पेरेंट रॉक मार दो। ठीक है, ओ को अभी रहने दो, ओ से तो कुछ नहीं, ओ को छोड़ दो। टी से हो गया आपका टोपोग्राफी। टोपोग्राफी यानी रिलीफ। ठीक है, इसके बाद आपका ए से हो गया आपका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड यानी क्लाइमेट। ठीक है, टी से आपका हो गया टाइम, और ओ से हो गया ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये सारे आपके कवर हो जाएंगे। तो पोटैटो ट्रिक से याद कर सकते हो, या आप कोई अपनी बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। सॉइल कैसे डिग्रेड होती है और हम इसे कैसे कंजर्व करेंगे, कैसे बचाएंगे सॉइल को? तो देखो, सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल के लिए मेजर थ्रेट्स क्या है? सॉइल इरोजन, सॉइल इरोड होना, ठीक है, और सॉइल को डिप्लीट होना। ठीक है, बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। क्या डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल सिर्फ ह्यूमन फैक्टर है? नहीं सर, इट कैन बी ऑल्सो नेचुरल, ध्यान रखना। ठीक है, फैक्टर्स विच लेड टू सॉइल डिग्रेडेशन क्या हो? डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, ओवर ग्रेजिंग कर दिया, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, मार एकदम पूरा केमिकल फर्टिलाइजर मारे पड़े हो, उस पर पेस्टिसाइड्स लगाए पड़े हो ज़मीन पर अपनी,
रेन वॉश, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, लैंडस्लाइड्स हो रहा है, फ्लड्स हो रहा है, इस सबसे सॉइल खराब हो जाती है। ठीक है, अब सॉइल को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से मेथड है? मल्चिंग है। ठीक है, मल्चिंग क्या होता है? द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन द सॉइल मॉइस्चर। ठीक है, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्टर बैरियर्स। ये क्या? स्टोन, ग्रासेस, सॉइल्स आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलॉन्ग द कॉन्टर्स। ट्रेंचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्ट वाटर। तो क्या करते हैं हम इसमें? ये देखो यहाँ पे आगे ट्रेंचेस बनाते हैं, पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद टेरेस फार्मिंग, ये आपको दिख रहा होगा टेरेस फार्मिंग। ब्रॉड फ्लैट स्टीप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप होल slope so that the flat surfaces are available to grow crops. They reduce the surface of and soil erosion. तो हम क्या करते हैं? पहाड़ों पे आप देखोगे ऐसे ऐसे टेरेस फार्मिंग होती है स्टेप बाय स्टेप। इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग पे क्या होगा? डिफरेंट क्लासेस आर ग्रोन इन अल्टरनेटिव रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। तो क्या करते हैं? डिफरेंट क्रॉप्स हम उगाते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट रोज में, यहाँ मान लो बीट उगा दिया, बार्ली उगा दिया, ऐसे करके। इसके बाद काउंटर प्लगिंग, ये आपका काउंटर प्लगिंग का है। तो प्लगिंग पैरेलल टू द काउंटर्स ऑफ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। ठीक है, ये तो मैंने बता ही रखा है आपको, वही चीज़ है। इसके बाद शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है? ये देखो आपको शेल्टर बेल्ट्स दिख रहे होंगे। तो इन द कोस्टल एंड द ड्राई रीजन, कोस्टल मतलब जो समुद्र के पास है, ये आपको मुंबई, गोवा, ये सब उड़ीसा। तो इन द कोस्टल एंड द ड्राई रीजन्स रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द सॉइल कवर। तो ये क्यों, जो हम क्या करते हैं, ट्रीज को प्लांट कर देते हैं ताकि विंड मूवमेंट चेक करने के लिए। ठीक है, ताकि सॉइल कवर प्रोटेक्ट रहे, बहुत ज़्यादा हवा से भी खराब हो जाएगा, इसलिए ट्रीज प्लांट होते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर टॉपिक के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप ध्यान रख सकते हो। वाटर के बारे में हम देखेंगे। वाटर जो है ना आपका एक वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर। कितना कवर्ड है? 3/4। ठीक है, इट इज देयर फॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। हमारे अर्थ को एक ब्लू प्लैनेट या वाटर प्लैनेट भी कहते हैं। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशन दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। जिंदगी कैसे शुरुआत हुई थी ओशन में? 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले। इवन टुडे द ओशंस कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सर्फेस। आज भी ओशंस कितना कवर करते हैं? 2/3 करते हैं। ठीक है, एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। और उसमें बहुत ही ज़्यादा रिच वैरायटी होती है प्लांट्स की और एनिमल की। ठीक है, द ओशन वाटर इज हाउएवर सेलीन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जो ओशन पानी है आपका, समुद्र का पानी है, वो नमक से भरा हुआ है और हम उसे पी नहीं सकते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली 2.7%। इंपॉर्टेंट है, फ्रेश वाटर कितना है? सिर्फ 2.7% है सर। नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स इज आइस शीट एंड ग्लेशियर। इसमें 2.7 में से 70% जो आपका ग्लेशियर में है। ठीक है, तो आप पहाड़ पे चढ़ के थोड़ी पियोगे पानी। ग्लेशियर्स में कहाँ है? अंटार्कटिक में है, ग्रीनलैंड में, माउंटेन रीजन्स में है। ड्यू टू द लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल। ऐसी लोकेशन पर है कि वो इनएक्सेसिबल है। ठीक है, उन्हें इजिली एक्सेस नहीं कर सकते आप। डू यू नो क्या लिखा है? इन 1975 द कंजम्पशन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज वॉज 3850 CU किलोमीटर पर ईयर। इट सो टू मोर देन 6000 CU किलोमीटर पर ईयर इन द 2000। तो देख रहे हो कितना ज़्यादा कंजम्पशन हो गया। 3850 से डायरेक्ट 6000 हो गया 25 सालों में, 1975 से लेकर 2000 तक। डू यू नो अ ड्रिपिंग टैप वेस्ट 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ ईयर। एक जो आपका टैप होता है ना, क्लास 8 के बच्चों, कभी भी नल खुला मत छोड़ना। अगर उसमें पानी टपकता है तो उसे ठीक करा लो। ठीक है, उससे कम से कम 1200 लीटर आपका पानी साल में बर्बाद होता है। इसीलिए तो पढ़ाई ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें आप अवेयर हो। फ्रेश वाटर इज देयर फॉर द मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ। सबसे ज़्यादा कीमती सब्सटेंस कौन सा है दुनिया में? हमारा फ्रेश वाटर। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। वाटर को ना ही तुम ऐड कर सकते हो ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ऐड कैसे? जितना तुम पानी है उतना तुम यूज़ भी तो कर लेते हो। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन कॉन्स्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहे हैं कि वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन कॉन्स्टेंट। इट अबेंडेंस ओनली सीम टू वेरी बिकॉज इट इज इन कॉन्स्टेंट मोशन। ठीक है, तो आपको कॉन्स्टेंट मोशन में दिखता है तो आपको ऐसा लगता होगा साइकिलिंग थ्रू द ओशन, द एयर, द लैंड, बैक अगेन। तो एक वाटर साइकिल चलती रहती है जो कि ऑलरेडी नो रेफर टू एज अ वाटर साइकिल। तो हम उसकी बात कर रखे हैं पिछले लेसन्स में। ह्यूमन ह्यूज आपका यूज़ करता है ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे वाटर एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी है, इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है, बिजली बनाने के लिए भी कोयले के साथ पानी की ज़रूरत होता है, रिजर्वायर में, डैम में, हर जगह पानी यूज़ होता है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर ईदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज और वाटर पोल्यूशन। क्या बोल रहे हैं? जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो खाने की डिमांड बढ़ रही है, कैश क्रॉप्स की डिमांड बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बहुत जल्दी बढ़ रहा है, तो इन सब में भी तो पानी लगता है। तो ये बहुत अच्छा आपका पॉइंट है, ये आप मेंस में अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी आपका ऐसे आ गया या क्वेश्चन आ गया वाटर शॉर्टेज से रिलेटेड तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इसको आप टिक कर लेना। ठीक है, नोट्स पे अपने लिख लेना। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, क्या क्या प्रॉब्लम्स है पानी की
अवेलेबिलिटी को लेके। तो आप देखोगे ना बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी ऑफ वाटर है डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में दुनिया के, जैसे आपका अफ्रीका है, वेस्ट एशिया है, साउथ एशिया है, वेस्टर्न यूएसए है, यूएसए का इस साइड वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको है, साउथ अमेरिका है, पूरा ऑस्ट्रेलिया इवन, यहाँ पे शॉर्टेज है फ्रेश वाटर सप्लाई का, ठीक है। Thus, water shortage may be a consequence of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water resources, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, इसमें क्या बोला है, इवन दो वाटर इज अ रिन्यूएबल सोर्स, क्या बोल रहा है कि इवन दो वाटर जो है हमारा एक रिन्यूएबल सोर्स है, इट्स ओवर यूज एंड पोल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज। अब इसका इतना ओवर यूज होता है, इतना पोल्यूशन होता है कि वो अनफिट है यूज करने के लिए। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पर्टिकुलरली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज आर मेजर कंटेमिनेंट्स। ये देखो रिवर नमूना इज गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड गार्बेज, ठीक है। अभी तो इस बार बजट में करीब 500 करोड़ रुपए अलॉट किया गया है, जो हमारा बजट आया है उसमें 500 करोड़ यमुना को साफ करने के लिए अलॉट किया गया। देखते हैं साफ होती है नहीं होती है। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो भी ये केमिकल्स होते हैं आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो पानी समुद्र में पड़े रहते हैं। एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर, ठीक है, और हमारे शरीर तक पानी से आ जाते हैं, क्योंकि यही पानी हमारे घर में जाएगा, वहीं से हमें दिक्कत करेगा। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दिस एफ्लुएंट सुटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडीज। तो कह रहा है कि जो आप केमिकल्स इंडस्ट्री से छोड़ते हैं हम डायरेक्ट पानी में, इनको पहले ट्रीट करो, इनमें जो गंदगी है उसको वहीं रोको, तब पानी छोड़ो। आप सब छोड़ देते हो, पूरी गंदगी सब यहाँ जमा हो जाती है, कितना गलत है। Forest and other vegetation cover slow the surface runoff and replenish underground water. Water harvesting is another method to save the surface runoff, ठीक है। In dry regions with high rates of evaporation, drip or trickle irrigation is very useful. The valuable water resource can therefore be conserved by adopting these means of irrigation. क्या बोल रहा है कि ड्राई एरियाज में जहाँ बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होता है, बहुत गर्मी होती है, ट्रिकल इरीगेशन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन वेरी यूजफुल। द वैल्यूबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व बाय अडॉप्टिंग द, इमेज में देखो ट्रिकल या ड्रिप रेवोल्यूशन, ड्रिप इरिगेशन किसे कहते हैं, गूगल करो और कमेंट में बताओ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल एज बायोस्फेयर। क्या बोल रहा है, जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है, जो वाइल्ड लाइफ है, वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, आपका एटमॉस्फेयर है या आपका हाइड्रोस्फेयर है, आपका लिथोस्फेयर है, यहाँ पे करेगी जहाँ पे तीनों मिलेंगे, ये तीनों मिलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फेयर बोलते हैं। हम क्लास 7 की ज्योग्राफी में इसको बहुत अच्छे से समझ रखे हैं, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप वो लेक्चर देखिएगा। In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. This life supporting system is known as the ecosystem. तो यहाँ पे जहाँ लाइफ पॉसिबल होती है बायोस्फीयर में, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं, क्योंकि हमने डिस्कस कर रखा है ना पिछले क्लास में कि एक सिस्टम बन जाता है। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूबल रिसोर्सेज, पेड़ पौधे हैं, वाइल्ड लाइफ हमारे वैल्यूबल है। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, हमें टिम्बर देते हैं, गिव शेल्टर टू एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जो हम सांस लेते हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्ट एज शेल्टर बेल्ट्स, वो हमने पेड़ वाला देखा था ना, शेल्टर बेल्ट्स। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, गिव अस फ्रूट, नट्स, लैटेक्स, टर्पाइन ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स एंड ऑल्सो द पेपर दैट इज सो एसेंशियल फॉर योर स्टडीज़। तो जो किताब दिख रही है आपको, ये तो डिजिटल है, लेकिन ये जो पेपर है ये आपको कहाँ से मिलता है, प्लांट से ही मिलता है। इंसेक्ट जैसे आपका बीज है, ये हमें हनी देता है, ठीक है, जो आपकी मधुमक्खी होती है हमें हनी देगा। हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, उसके लिए मदद करता है, और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। तो ध्यान रखना, बीज डिकम्पोजर का भी रोल प्ले करता है। वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन द डेड लाइवस्टॉक इज अ स्कैवेंजर। वल्चर क्या करता है, जो मरे बेसिकली चिड़िया जानवर होती है ना, उसको खाता है, तो एक स्कैवेंजर की तरह काम करता है। एंड कंसिडर्ड अ वाइटल क्लीनर फॉर द एनवायरनमेंट। तो अब खा रहा है तो एनवायरनमेंट को साफ कर रहा है, तो उसको क्लीनर की तरह हम मानते हैं, ठीक है। देखो आपका वल्चर है। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग द बैलेंस इन इकोसिस्टम। चाहे एनिमल बिग हो, बड़ा है, चाहे वो छोटा है, सब एक इकोसिस्टम को बैलेंस करने में लगे रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जो हमारा वेजिटेशन ग्रो करता है वो किस पे डिपेंड होता है, आपका टेम्परेचर पे, मॉइस्चर पे। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप एट फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। तो कौन कौन से वेजिटेशन है, फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड्स हैं, स्क्रब्स है, टुंड्रा है। इन सब के बारे में हम पिछले क्लासेस में डिस्कस कर रखे हैं, बहुत अच्छे से कर रखे हैं। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग एबंडेंट वाटर सप्लाई। फॉरेस्ट कौन से एरियाज होते हैं, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो, तभी तो वहाँ पे इतने बड़े बड़े पेड़ होंगे और वो फॉरेस्ट होगा। As the amount of moisture decreases, the size of the trees and their density reduces. Very important. क्वेश्चन पूछ लेगा प्रीलिम्स में क्या, कि जितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कम होता रहता है, जितना मॉइस्चर कम होता रहता है, जो पेड़ों का साइज होता है और पेड़ों की डेंसिटी होती है वो कम होती रहती है। समझ गए, तो मोर मॉइस्चर, मोर साइज ऑफ ट्रीज एंड मोर डेंसिटी। थॉर्नी स्क्रब्स एंड स्क्रब ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। थॉर्नी मतलब कांटे वाले जो श्रब्स होते हैं आपके,
एरिया ड्राई एरियाज में उगते हैं, जैसे अगर इंडिया की बात करें तो राजस्थान हो गया आपका। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स एंड लीव्स विद थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस, ठीक है। तो डीप रूट्स होते हैं, वैक्सी सरफेस होता है, ठीक है। एंड रिड्यूस द लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू द ट्रांसपिरेशन। अब एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड द लीव्स साइमल्टेनियसली इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रखा हूँ पिछले क्लास में जब हमने वेजिटेशन के बारे में पढ़ा था कि आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन या इसी को रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो ये कोई एक साथ नहीं साइमल्टेनियस, मतलब एक साथ सारे पेड़ अपने पतझड़ नहीं करते हैं, ठीक है। इनका कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं होता है। हालांकि डेसिडुअस में सीजन होता है, तो डेसिडुअस शेड द लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन, लेकिन इनका कोई सीजन नहीं होता है। देयर वे 2 centuries बैक टू फीड द ग्रोइंग नंबर लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप्स, ठीक है। तो लार्ज हमने फॉरेस्ट को क्लियर किया था क्रॉप्स उगाने के लिए। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वैनिशिंग रैपिडली, ठीक है। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। फॉरेस्ट हर जगह आप देखोगे पेड़ वेड़ काटा जा रहा है। गवर्नमेंट को कोई भी रोड डेवलपमेंट करनी होती, कुछ भी डेवलपमेंट करना होता है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट करनी होती है, तो फॉरेस्ट काटता है। तो फॉरेस्ट एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। फॉरेस्ट मतलब जो पेड़ पौधे को हम काटते हैं, हमें उसे नहीं काटना चाहिए, हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये क्या बोल रहा है? देखो फॉरेस्ट हमारा वेल्थ है, हम बात कर रखे हैं। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। प्लांट्स क्या करते हैं? एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, पेड़ वेड़ के नीचे एनिमल जाके बैठ जाते हैं और इकोसिस्टम मेंटेन करता है। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या बोल रहा है कि क्लाइमेट में चेंज या ह्यूमन इंटरफेरेंस में चेंज लॉस कर सकता है, किसका नुकसान हो सकता है? नेचुरल हैबिटेट्स का फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड, ये क्या है? सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दिस रिसोर्सेज, ठीक है। क्या बात बोल रहा है कि जैसे डिफॉरेस्टेशन होता है, सुनामी होता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रहा है, तो ये बढ़ा देता है, किस चीज़ को बढ़ा देता है? जो एनिमल्स का एक्सटेंशन है, एनिमल्स भागने लगते हैं, हमारा प्लांट्स का नुकसान होता है, तो ये सब एक्टिविटीज़ उसे बढ़ा देती हैं। तो ये निगेटिव एक्टिविटीज़ हुई ना। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द पोचिंग विच रिजल्ट इन शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। हम पोचिंग कर लेते हैं स्पीसीज का, ठीक है, मतलब इनको हम चुरा लेते हैं। द एनिमल्स आर पोस्ट फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन्स, नेल्स, टीट्स, हॉर्न्स एज वेल एज फेदर्स। तो इनके हम क्या करते हैं? जैसे इसको चुरा लिया ब्लैक बक को, तो इसके ये आपके हॉर्न बेच दिए, या कोई जानवर चुरा लिया उसकी स्किन बेच दी, तो ये सब होता रहता है, ठीक है। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर। कौन कौन से जानवरों की पोचिंग होती है? तो आपका टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, एलिफेंट हो गया, डियर हो गया, ब्लैक बक हो गया, क्रोकोडाइल है, राइनासोरस है, स्नो लेपर्ड है, ऑस्ट्रिच है, पीकॉक है। तो ये सब दिक्कतें होती रहती हैं, ठीक है। अब नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। क्या बोल रहा है कि अब इनको प्रोटेक्ट करना है भाई, इनकी पोचिंग ना हो, इनको परेशान ना किया जाए, इनको दिक्कत ना किया जाए, इनको फन के लिए, इन्जॉयमेंट के लिए इनकी हंटिंग ना हो, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? उसके लिए हम नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सब बनाते हैं, इनको प्रोटेक्ट करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड इज नेसेसरी टू सेव द प्रेशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लीशन। देयर इज अ बैलेंस इन द एनवायरमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। Human activities in several parts of the world has disputed the natural habitats of many species. Due to indiscriminate killing, several birds and animals have become extinct or are on the verge of extinction. इलीगल किलिंग कर रहे हो आप लोग, परेशान कर रहे हो, तो या तो वो मर रहे हैं, एनिमल्स गायब होते रह रहे हैं, या तो गायब होने की कगार पर हैं अब। अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे सोशल फॉरेस्ट्री एंड वनो महोत्सव शुड बी इंकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल, ठीक है। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इंकरेज टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंप सो दैट दे कैन अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ द वेरियस स्पीसीज। तो बच्चों को घुमाना चाहिए। आपके स्कूल वाले घुमाते हैं, नहीं घुमाते हैं? Sites have been established that list several species of animals and birds in which trade are prohibited. देखो यार, अब हमने एक बता इंटरनेशनल कन्वेंशन बनाया सारी दुनिया ने मिलकर, क्या नाम है उसका? साइट्स। साइट्स क्या करता है? ये कुछ स्पीसीज को, एनिमल्स और बर्ड्स की, ठीक है, उस अगर साइट्स की लिस्ट में डाल दिया, जैसे साइट्स के पास अपनी एक लिस्ट होती है, एक कागज होता है, उसमें अगर उसने कुछ एनिमल्स और बर्ड्स का जिसका भी नाम लिख दिया, जो भी एनिमल या बर्ड का नाम लिख दिया, उनका ट्रेड प्रोहिबिटेड है। मतलब आप उनके साथ ट्रेडिंग नहीं कर सकते, एक देश से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते उन्हें। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें प्लांट्स और एनिमल को कंजर्व करना, ये हमारी एथिकल ड्यूटी है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है देख सकते हो। अब देखो साइट्स के बारे में, इसका फुल फॉर्म देखना चाहोगे तो कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है। तो ये प्लांट्स और एनिमल्स को, जो भी अपनी लिस्ट में जिस भी प्लांट को, जिस भी एनिमल को डाल दिया, आप उसका ट्रेड नहीं कर सकते, समझ गए? ट्रेड नहीं कर सकते, ध्यान रखना। इट एम्स टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डू नॉट थ्रेटन द सर्वाइवल, ठीक है, उनके सर्वाइवल को कोई खतरा ना हो। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आएगा, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, तो हम उसको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए रिवाइज करते रहना। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में डाल देना, क्वेश्चन कुछ आपको पूछना हो। रिवीजन मस्ट, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक दिमाग में कुछ जाएगा नहीं। सिर्फ लेक्चर देखने से चीज़ें नहीं क्लियर होती हैं, आपको उस चीज़ को 2-3 बार कम से कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।